वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश्वर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संज्ञा। वैसे आप संज्ञा से परिचित हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि संज्ञा जो है वो शब्द विचार के अंदर का टॉपिक है। शब्द विचार दो प्रकार के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। शब्द विचार दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो सके, और एक होते हैं अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जो चार टॉपिक अपने पास आते हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक एक करके हम इन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है संज्ञा। वही मैं आपको बता दूं, अविकारी शब्द में जो टॉपिक आते हैं अपने पास वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से जो शब्द विचार वाला जो पूरा टॉपिक है अपना, उसमें टोटल 8 प्रकार के टॉपिक होते हैं, जिसमें विकारी में 4 और अविकारी में 4 टॉपिक होते हैं। यहाँ पर आज जो अपना टॉपिक है वो विकारी के अंदर से संज्ञा शब्द है। जो संज्ञा से आप परिचित है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। संज्ञा में जो अगर अपन इसका ब्रेक करें संज्ञा को, तो सम प्लस ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो सम्यक ज्ञान करा दे वो ही संज्ञा है। और इसकी जो जनरल डेफिनेशन जो आपको याद है वो ये है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। कोई भी शब्द हो, किसी भी व्यक्ति का शब्द हो, किसी भी प्राणी, किसी भी व्यक्ति का शब्द, यानी जो किसी का नाम है वो सारे क्या है? संज्ञा है। स्थान भी किसी स्थान का नाम होता है, मतलब नाम एक तरीके से संज्ञा होती है। और वस्तु, किसी वस्तु का नाम, वो भी संज्ञा शब्द होगा। तथा भाव, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, भाव किसे कहेंगे? जैसे कि मिठास, खारापन, ये सारे भाव होते हैं जिसको अपन छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारे भाव है। तो भाव का नाम भी क्या इसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। रीना ने दिल्ली में सुंदर लाल किला देखा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, रीना ने दिल्ली में सुंदर लाल किला देखा। तो यहाँ पे देखिए, रीना प्राणीवाचक, तो ये संज्ञा होगी, संज्ञा शब्द है। दिल्ली स्थान हो गया, ये भी संज्ञा है। लाल किला को आप वस्तु के अंतर्गत ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया है? संज्ञा हो गया। इस तरीके से इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में, रीना ने दिल्ली में सुंदर लाल किला देखा। इसमें रीना, दिल्ली तथा लाल किला प्राणीवाचक, ये आपका स्थानवाचक और ये आपका वस्तुवाचक संज्ञा है। इस तरीके से आपके इस एग्जाम्पल में 3 संज्ञा है। इसी टाइप से आपको किसी भी एग्जाम्पल से संज्ञाओं को पहचानना होगा। अब अपन ये डिस्कस करते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे संज्ञा के प्रकार। अपना यहाँ जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष होती है, ये सामान्य नहीं होती। विशेष का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं, जो चीज अद्वितीय है इस दुनिया में, जो अद्वितीय है वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएगी, जो कि एक ही हो दुनिया में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल, उदाहरण हो सकते हैं उसके, तो वो है कि किसी भी व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, यानी ऐसी कोई भी चीज जो एक ही है वो सारी क्या हो सकती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। व्यक्तियों के नाम में जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, राम, श्याम, सीता, इस तरीके से कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, जैसे रोहित। किसी भी नाम को अगर आप लेंगे तो वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देशों के नाम में जैसे कि भारत, अमेरिका, रूस, किसी भी देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। त्योहारों के नाम में होली, दिवाली, कुछ भी, कोई भी त्योहार अगर होगा तो वो सारे त्योहार किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें विशेष है, वो अपने आप में अद्वितीय है, उसका जैसा कोई दूसरा नहीं है। पुस्तकों के नाम में जैसे कि रामायण अपने आप में एक ही है। महाभारत अपने आप में एक ही है। यानी ऐसी कोई भी पुस्तक जो अपने आप में एक हो, वो सारी किसके अंतर्गत आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। दिशाएं, उत्तर,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सारी किसके अंतर्गत आती है? और भी जो दिशाएं हैं अपनी 8 दिशाएं होती है, वो सारी किसके अंतर्गत आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, 7 दिन होते हैं अपने, और ये 7वें दिन किसके अंतर्गत आएंगे? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, ये सारे अगर हिंदी में लिखेंगे अपन जैसे चैत्र, तो ये से जो वर्डिंग है ये भी सारे क्या है? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जितने भी महीने हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर, किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, जैसे उदयपुर, दिल्ली, कोई सी भी शहर, जैसे आप छोटे से छोटे जैसे फतेहनगर, कोई भी शहर अगर होगा तो वो सारे ही शहर किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ये सारे जितनी भी नदियां हैं, जो पर्टिकुलर नाम है नदी का, वो क्या हो जाएगा? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी यहाँ पर नाम होने चाहिए। नाम अगर होंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। यानी पर्टिकुलर, विशेष नाम, अद्वितीय नाम जितने भी हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक तरीके से देख ले तो पर्टिकुलर नाम का ही नाम है। पर्टिकुलर जो नाम होंगे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पर्वतों के नाम में देखिए, जैसे आप हिमालय, विंध्याचल, तो ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। यानी जो विशेष होते हैं, फिर से एक बात बोल रहा हूं मैं, जो चीजें विशेष हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जो अद्वितीय है इस संसार में, अद्वितीय चीजें हैं, वो सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए आप, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा जो है, इसका जो आधार है, जातिवाचक संज्ञा का जो आधार है वो होता है समान गुण। समान गुण मतलब समान गुणों वाली वस्तुओं का समूह, ऐसे लिख सकते हैं आप, समान गुणों वाली वस्तुओं का समूह। समान गुणों वाली वस्तुओं का जो समूह होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो विशेष नहीं है। जातिवाचक संज्ञा विशेष नहीं है, सामान्य है। मतलब ये क्या है? अनेक होती है। ये एक नहीं होती, अद्वितीय नहीं होती, क्या होती है? अनेक। जातिवाचक संज्ञा में अनेक आता है। जैसे मैंने कहा विद्यार्थी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, विद्यार्थी। मैंने कहा लड़का, विद्यार्थी, लड़का, किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा आम, तो आम एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम मतलब पूरी जाति का बोध कराएगा। एक शब्द जो आम होगा वो पूरी जाति का बोध कराएगा। मैंने कुछ शब्द भी लिखे यहाँ पर, देखिए जैसे वस्तुओं का नाम, जैसे कि मैंने कहा संगमरमर। अब संगमरमर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मतलब समान गुण, कि भाई जो संगमरमर हो वो समान गुण को बोध कराए, वो संगमरमर। मतलब कौन सा संगमरमर क्या शब्द हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहां पर और भी आप कुछ भी वर्डिंग ले सकते हैं। रोक दो। जैसे यहां पर वस्तुओं को ले अगर, तो वस्तुओं में संगमरमर, संगमरमर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। संगमरमर एक ही प्रकार के नहीं होते, वो अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने आपको अभी बताया जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? अनेक प्रकार की हो, जो अनेक प्रकार का हो वो जातिवाचक संज्ञा। संगमरमर हो गया, जैसे अनाज हो गया। अब अनाज में बहुत सारे प्रकार के अनाज आ सकते हैं, तो संगमरमर अनाज। आप ग्रेनाइट ले सकते हैं, संगमरमर ग्रेनाइट अनाज। पत्थर ले सकते हैं, पत्थर भी अनेक प्रकार के होते हैं, पत्थर भी अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए आप, तो इस तरीके से बहुत सारी वस्तु, जैसे पशु में, जैसे मैंने कहा गाय, मैंने कहा भैंस, तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, ये सब अनेक प्रकार होते हैं। इसमें अनेक प्रकार की नस्लें होती है। मतलब ये सिर्फ क्या कर रहा है? जाति का बोध कर रहा है। मैंने कहा गाय मतलब गाय की संपूर्ण जाति। यहां पर जैसे पक्षियों का नाम है, जैसे मैंने कहा मोर, मैंने कहा कौवा, तो इनके अनेक जातियां हो सकती हैं। ये जाति का बोध कर रहा है, बट संपूर्ण कौवे, दुनिया में जितने कौवे हैं सब, पर्टिकुलर कौवे का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर मोर का नाम नहीं लिया। फल, जैसे मैंने कहा आम, अपन किसी भी फल का नाम, जैसे आपने कहा तरबूज,
मतलब आम कह दिया आपने, मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रकार के आम है वो सब आ गए, मतलब संपूर्ण जाति का बोध। फूल जैसे कि आपने कहा गुलाब, कमल, किसी भी फूल का अगर आप नाम लिखेंगे तो वो सारी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि कमल अगर आपने कहा है तो कमल कोई एक नहीं है, कमल अनेक होते हैं और वो सारे समान गुण दर्शाता है। तो समान गुण, या मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन, समान गुणों वाली वस्तुओं का समूह जातिवाचक संज्ञा होती है। समान गुणों वाली, जिसके गुण समान हो, जिनके गुण समान हो और वो अनेक हो, तो वो सारी क्या जातिवाचक संज्ञाएं होगी। धातुओं में सोना, चांदी, ये सारी क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा बूढ़ा, बूढ़ा भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अपन ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। बूढ़ा मतलब बूढ़ा जितने भी समाज है, बूढ़ा समाज पूरा। जैसे कहा चोर, तो इस प्रकार का ऐसा कोई भी शब्द जो कि पूरे जाति का बोध करवा दे उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस में आएंगे तो आप तुरंत पहचान पाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। पर आप एक डेफिनेशन अच्छे से याद रखें कि समान गुणों वाली वस्तुओं का समूह, मतलब जिसमें पर्टिकुलर वर्ड का यूज नहीं आए, जो विशेष नहीं हो, अद्वितीय नहीं हो, मतलब जो अनेक हो, उन सभी को अपन क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। और अब जो अपना लास्ट प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तो अब ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तीसरा जो प्रकार है अपने पास संज्ञा का वो है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसा कोई भी शब्द जिससे अपने को किसी वस्तु के गुण के बारे में पता चले, उसके भाव के बारे में पता चले, मनोभाव के बारे में पता चले, कार्य के बारे में पता चले, धर्म, दशा के बारे में पता चले, उन सबको अपन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, गुलाब जामुन मीठा है, और एक मैं लिखता हूं गुलाब जामुन, या इस गुलाब जामुन में मिठास। या देखिएगा, एक तो मीठा वर्ड और एक मिठास। गुलाब जामुन मीठा है, जब अपन विशेषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस गुलाब जामुन की विशेषता ये बता रहा है कि भाई गुलाब जामुन मीठा है, मतलब ये तो विशेषण है। जब अपन विशेषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि भाई गुलाब जामुन मीठा है ना, मीठा इस गुलाब जामुन की विशेषता बता रहा है। अब यह गुलाब जामुन क्या शब्द है, संज्ञा शब्द, ये तो संज्ञा है। अब गुलाब जामुन कौन सी संज्ञा है, मैंने प्रकार पता दिए आपको, तो गुलाब जामुन कौन सा है, गुलाब जामुन पर्टिकुलर किसको बता रहा है, गुलाब जामुन की पूरी जाति का बोध करा रहा है। सारे गुलाब जामुन है, दुनिया में जितने भी गुलाब जामुन है वो सब, मतलब ये कौन सी हो गई आपके जातिवाचक संज्ञा। बट यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप देखिए गुलाब जामुन में मिठास है। मिठास क्या होता है, मिठास को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको खाकर टेस्ट करके अपन बता सकते हैं कि ये मिठास है, इसमें मिठास है। तो ये मिठास क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। मिठास आपकी कौन सी संज्ञा हो गई है, भाववाचक। इस तरीके से बहुत सारी भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि शिशुता, शिशुता, और भी बहुत सारी जो आपके पास पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, जैसे कि शिशुता हो गया, विधवता, लड़कपन, विधवता, लड़कपन। देखो यहां आप ध्यान देंगे कि विधवता एक होता है विद्वान। विद्वान कौन सी संज्ञा हो गया, आप ध्यान से देखेंगे कि विद्वान कौन सी संज्ञा होता है। आप विद्वान जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, सारे विद्वानों का एक समूह, सारे विद्वानों का समूह। पर विधवता वर्ड आती है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा आपका भाववाचक। जैसे कि सज्जनता, जैसे कि सज्जनता। अब सज्जनता में कौन सा हो गया, आपके भाववाचक संज्ञा होगी। और सज्जन अगर कहेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे सज्जनता, बुढ़ापा, चोरी, बचपन, बुढ़ापा, चोरी, बचपन, ये सारी आपकी कौन सी संज्ञा होगी, ये भाववाचक संज्ञा। पर बुढ़ापा में अगर आप जातिवाचक लेंगे तो बूढ़ा, चोरी में चोर, बचपन में आप कौन सा लेंगे, बच्चा। बच्चा क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परंतु ये जो है आपका बचपन कौन सा हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बचपन एक भाव है। एक भाव को आप क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि व्यक्तित्व, पशुता, व्यक्तित्व। तो पशुता में पशु जो है आपका, पशु जो है वो तो जातिवाचक संज्ञा है, पर पशुता आपका कौन सा हो गया है, भाववाचक संज्ञा हो गई। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं बड़े आसानी से कि भाई भाववाचक संज्ञा क्या है। जो
किसी भी प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, धर्म, कार्य या मनोभाव को बोध कराती है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से जैसे कि विधवता, लड़कपन, सज्जनता, चोरी, बचपन, बुढ़ापा, पुष्टता, ये सारी आपकी क्या हो गई है, भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा के अंतर्गत कुछ विशेष चीजें और है अपने पास। अब अपन उस विशेष चीजों को जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको विशेष बताने वाला हूँ। कुछ विशेष में ये है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, कितनी बार कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, ये उस वाक्य पर डिपेंड करेगा कि वो शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है। यहां देखिएगा, पहला मैं उदाहरण लेता हूं कि यहां पर वर्डिंग में आपको क्या कुछ उस वाक्य को इस प्रकार से पढ़ना होगा कि भाई वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल है, यह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, यह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। जैसे आप इस वाक्य को पढ़ेंगे आपको पता है कि हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहां पर आप देखें, यह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, मतलब इस यह को इंडिकेट कर रहा है हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र का मतलब यहां से है सत्यवादियों से, और सत्यवादियों का मतलब हो गया पूरी एक जाति, पूरा जाति का बोध हो रहा है। मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध करा रही है, जातिवाचक संज्ञा का। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस प्रयोग जो हुआ है वो किस रेफरेंस में हुआ है, जातिवाचक संज्ञा के रेफरेंस में हुआ है, जातिवाचक संज्ञा के रेफरेंस में। मतलब यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा को शो नहीं कर जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, इन रावणों से बचो, इन रावणों से बचो, मतलब रावण तो आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो विशेष है, व्यक्तिवाचक है, अद्वितीय है, क्योंकि रावण एक ही था। तो रावण, इन रावणों से बचो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर इस वाक्य में ये रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होके जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहां पर दुष्टों की बात की जा रही है, दुष्टों की, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी बात की जा रही है, उनको इंडिकेट किया जा रहा है। एक व्यंग एक तरीके का, इन रावणों से बचो, मतलब इस पूरी जो दुष्ट प्रजाति है उनसे बचने की बात हो रही है, इसलिए रावणों का जो प्रयोग किया गया है वो दुष्ट प्रजाति के लिए किया गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से जब आप वाक्यों का प्रयोग देखें तब भी वाक्यों का प्रयोग यानी वाक्य के अंदर उस शब्द का किस प्रकार प्रयोग हुआ है उससे भी ये पता चलेगा कि भाई ये किस प्रकार की संज्ञा है। एक तो ये प्रयोग होता है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में किस प्रकार से प्रयोग होता है, कितनी बार जातिवाचक का भी प्रयोग व्यक्तिवाचक में हो जाता है। तो अब अपन उसको डिस्कस करते हैं कि व्यक्तिवाचक का यानी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हुआ, तो अब ये जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग कैसे हो सकता है, तो उसको डिस्कस करते हैं अपन। कितनी बार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा दिखने में तो जातिवाचक होती है पर वस्तुतः वो जो संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण ले रहे हैं अपन, गांधी जी राष्ट्र पिता कहलाए। यहां पर अगर आप गांधी जी शब्द को देखेंगे तो गांधी जी जातिवाचक संज्ञा है। भाई गांधी जी जातिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि गांधी जी किसी की कास्ट हो सकती है, गांधी तो बहुत हो सकता है, जिनके भी सरनेम गांधी है वो सब गांधी है, तो गांधी जी तो जातिवाचक संज्ञा है। परंतु यहां अगर पूरा पढ़ेंगे इसको, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो भी एक ही गांधी जी थे जो कि राष्ट्रपिता कहलाते थे, वो थे महात्मा गांधी। तो यहाँ गांधी जी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी क्या है, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है का रूप तो दिख रहा है, पर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जातिवाचक संज्ञा का किसमें प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण अगर अपन ले तो ले सकते हैं अपन कि पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता। तो यहाँ पंडित जी देखिए आप, सेम इसी हिसाब से गांधी जी के हिसाब से पंडित जी भी क्या हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा है। पंडित जी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु पूरा पढ़ेंगे, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता है, तो भाई आधुनिक भारत के निर्माता अपन किसको कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपन
आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो पंडित जी शब्द यूज हुआ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। इसलिए ये पंडित जी शब्द यहाँ जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कितनी बार शब्दों का जो प्रयोग होता है वाक्यों में उसके अनुसार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा निकलती है। अब मैं आपको कुछ विशेष बताने वाला हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप तीनों ही संज्ञाओं को सेकंडों में पता लगा लेंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर कुछ दो नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, दो नोट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखें आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत आसानी से किसी भी संज्ञा के प्रकार को पकड़ सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका अगर आप बहुवचन कर दें, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप अगर आप लेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन को जातिवाचक संज्ञा माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर आप रावणों उपयोग करें इसका तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक के रूप में वो प्रयोग आएगा। विभीषण, और अगर आपने लिखा विभीषणों, इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाया वो ये है कि जिस संज्ञा को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का एक फिक्स रूल है, उसको देखा, सुना व स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और स्पर्श किया जा सकता है, वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा होगी। किंतु जिसे देख, सुन, स्पर्श, चख नहीं सकते हैं, केवल अपने मन में ही विचार कर सकते हैं, यानी मन में अनुभूति की जा सकती है, विचार कर सकते हैं या अनुभूति की जा सकती है या महसूस कर सकते हैं, वो सारी भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती है। ये एक शॉर्ट लाइन है, ये 4 लाइन अगर आपने याद कर ली तो इस किसी भी प्रकार की संज्ञा को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार आज ये पूरा टॉपिक संज्ञा वाला अपन ने क्लियर कर लिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।